हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 49 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी जीएस के चारों पेपर के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इस सेशन में हम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा जीएस पेपर 1 का और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे जीएस पेपर 4 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 185 है। प्रीवियस 184 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके जीएस पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मौजूदा मुद्दों को ध्यान में रखते हुए भारत में जो शहरी अवसंरचना और जो परिवहन यानी कि मोबिलिटी सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर लैंगिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो भारत में शहरी अवसंरचना और जो परिवहन से संबंधित जो सुधार की आवश्यकता है, उसको लैंगिक दृष्टिकोण के नजरिए से आपको इसके अंतर्गत डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो जो किसी भी शहर के जो निवासी होते हैं, उसको शहरी परिवेश का एक साझा अनुभव प्राप्त करना तो संभव नहीं होता, लेकिन शहरों में जो लैंगिक रूप से जो उदासीन अवसंरचना है, उनका निर्माण जनसंख्या के एक बड़े हिस्से के सामाजिक एवं आर्थिक बहिष्कार का भी कारण बन सकता है। ये शहर में उनकी पहुंच, घूमने फिरने और भाग लेने की क्षमता को इसके अंतर्गत प्रभावित कर सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंगिक दृष्टिकोण से शहरी महिलाओं की अवसंरचना एवं मोबिलिटी संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने की विफलताओं के बारे में, तो पूरे विश्व में लगभग 3 में से 1 महिला के पास सुरक्षित एवं समावेशी शौचालय तक पहुंच नहीं है। साथ ही साथ शहरों में सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों की कमी के साथ जो अवहनीय आवास विशेष रूप से वृद्ध एवं दिव्यांग लोगों के लिए लिंग आधारित हिंसा इसके अंतर्गत ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो स्तनपान कराने वाली जो माता है, जब सार्वजनिक स्थान पर होती है और उस समय उनको स्तनपान कराना अनिवार्य होता है, तब वह प्राय स्वयं को असमंजस और दुविधा की स्थिति में पाती है। इसके साथ ही जो महिलाएं होती हैं, उन पर घरेलू कार्यों का बोझ भी बहुत अधिक होता है, जैसे कि जल लाने के लिए उनको लंबी दूरी तय करनी होती है, जिससे उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के लिए कम समय मिल पाता है। नेशनल कमीशन और वुमेन के एक अध्ययन के अनुसार भारत में एक ग्रामीण महिला को जल भर के लाने के लिए प्रति वर्ष लगभग औसतन 14,000 किलोमीटर से अधिक इसके अंतर्गत चलना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें भोपाल, ग्वालियर, जोधपुर में महिला और परिवहन नामक अध्ययन की, तो शहरों में जो महिलाओं के प्रति यौन अपराध के 50% जो मामले थे, वे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय उनके साथ किए गए। साथ ही साथ जो 16% मामले थे, वे जो सार्वजनिक परिवहन का वे प्रतीक्षा कर रही थी, उस समय उनके साथ किए गए। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, आमतौर पर दोहरी जिम्मेदारी के कारण उन्हें महिलाएं पुरुषों की तुलना में घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक की उनको यात्रा करनी पड़ती है, और जब शहरी मोबिलिटी की कमी होती है, तो उसके कारण से उनको कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये हमने बात की शहरी मोबिलिटी की आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी विफलताओं के बारे में। इसके साथ ही जो मुद्दे अभी हमने डिस्कस किए, उसके साथ साथ हमें अन्य मोर्चों पर भी शहरी अवसंरचना एवं परिवहन में सुधार की आवश्यकता है। इसमें अगर हम बात करें अन्य मोर्चों की, तो उसमें सबसे पहले है भौतिक अवसंरचना, जिसमें प्रकाशमय सड़कें, फुटपाथ, 24/7 सार्वजनिक शौचालय, पार्क और बेंच की व्यवस्था की आवश्यकता है। इसके साथ ही जो महिलाएं होती हैं, वह कम भीड़ भाड़ वाले जो घंटे होते हैं, उसके दौरान उनको यात्रा करने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में उस समय उनकी बेहतर निगरानी करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो सामाजिक अवसंरचना की अगर हम बात करें, जिसके अंतर्गत सामुदायिक आवास, आश्रय घर, सार्वजनिक शिशु देखभाल सुविधा एवं कौशल विकास केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें परिवहन संरचना की, तो इसमें निःशुल्क या किफायती जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं, विशेष रूप से जो पर्याप्त आवृत्ति हो उनकी और कनेक्टिविटी भी वे सुनिश्चित कर पाए। साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण परिवहन उसके अंतर्गत उनको प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही जो अधिक महिला कर्मचारियों की नियुक्ति करके और महिला विशिष्ट परिवहन सुविधाएं प्रदान करके उनकी जो सुरक्षा संबंधी जो चिंताएं हैं, उसका समाधान इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम अन्य मोर्चे की बात करें, तो वह है संस्थागत अवसंरचना का, जिसमें सार्वजनिक अस्पताल, प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं, मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं, साथ ही साथ कानूनी सहायता केंद्र और जो वन स्टॉप क्राइसिस जो केंद्र होता है, उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुधार करने की आवश्यकता है।
तो ये हमने बात की शहरी अवसंरचना एवं मोबिलिटी में सुधार के साथ साथ अन्य मोर्चों पर सुधार करने की जरूरत के बारे में। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो इस संदर्भ में महिला प्रतिनिधि और जो नेतृत्वकर्ता होते हैं वे शहरी नियोजन के विचार विमर्श में महिला उपयोगकर्ताओं की जो जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकता है, उनका प्रभावी रूप से वे अभिव्यक्त इसके अंतर्गत कर सकती हैं। साथ ही जो शहरी और जो समावेशी शहरी विकास है, उस पर उनके अधिकार को साकार करने में ये मदद कर सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 1 के सोसाइटी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 4 के एथिक्स सेक्शन से है, जिसपे आपसे पूछा गया है कि हालिया सोशल मीडिया के प्रसार के कारण प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो लोग होते हैं, समाज में परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक बन गए हैं। उदाहरण सहित उनकी चर्चा कीजिए। इसके अतिरिक्त इसमें शामिल जो नैतिक मुद्दे हैं उसको भी इसके अंतर्गत रेखांकित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो सोशल मीडिया पे आजकल जो इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, तो उसके संबंध में उनके बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ उदाहरण सहित उनकी चर्चा करनी है और उससे संबंधित कौन से एथिकल कंसर्न्स हैं उसको भी इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। इसके बाद इस क्वेश्चन के अगर हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो जो सोशल मीडिया पर प्रभाव उत्पन्न करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसका अपने फॉलोअर्स पर विशेष प्रभाव होता है। अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, टिकटॉक, ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्मों की, तो इसके जो फॉलोअर्स होते हैं और जो सक्रिय दर्शक होते हैं वह बड़ी संख्या में होते हैं। साथ ही इनके द्वारा किसी विषय पर साझा किए गए जो विचार होते हैं उस विषय पर उनके फॉलोअर्स द्वारा निर्णय लेने के लिए वह उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वह समाज में परिवर्तन के किस तरीके से कारक हो सकते हैं, तो वे समाज में जागरूकता बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारे किशोर और जो कॉलेज छात्र हैं, तो वे एलजीबीटीक्यू समुदाय हैं उनकी यौन प्रवृत्तियों का सम्मान करने के बारे में उनको जागरूक कर सकते हैं। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान जब बच्चे एवं किशोर अपने दोस्तों या घर से बाहर जाने में असमर्थ थे, तब उन्होंने सामाजिक संपर्क की शून्यता को भरने के लिए सोशल मीडिया का ही उपयोग किया। साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो आईपीसीसी की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसमें यह सहमति व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले लोग हैं वे निम्न कार्बन जो टेक्नोलॉजी व्यवहारों एवं जीवन शैली को इसके अंतर्गत बढ़ावा दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें जो प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं वे अंधविश्वास एवं लैंगिक रूढ़िवादिता जैसे सामाजिक मिथकों को भी चुनौती दे रहे हैं और ये समाज को तर्कसंगतता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर ऐसे भ्रामक मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए ये प्रेरित करते हैं। तो ये हमने बात की कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वे समाज में परिवर्तन के किस तरीके से कारक हो सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित कुछ नैतिक मुद्दे भी एसोसिएटेड हैं। अगर हम उनकी बात करें तो आजकल जो फिल्टर और तस्वीर बदलने वाली जो तकनीकों से सोशल मीडिया पर की गई जो पोस्ट होती है वह अवास्तविक शारीरिक मानकों को बढ़ावा देती है। साथ ही ये युवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और ये लोगों के बीच में आत्म केंद्रितता और अवास्तविक तुलना को इसके अंतर्गत बढ़ावा देती है। इसके साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ऐसा देखा गया है कि जैसे वजन घटाने के जो उपाय के बारे में बताना उनके द्वारा या टाइप 2 मधुमेह के उपचार के बारे में कोई दवाई प्रिस्क्राइब करने के कारण बाजार में इस दवा की उपलब्धता में कमी देखी गई है। इसके अलावा जो हमारे ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं वे पर्यटन की वीडियो इसके अंतर्गत पोस्ट करते हैं और कई ट्रैवल ब्लॉगर्स के द्वारा अंटार्कटिका की वीडियो भी पोस्ट की गई, जिससे अंटार्कटिका जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यटन दुगना हुआ, जिससे पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं भी बढ़ी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये अपनी जिंदगी को सुंदर या चमकदार प्रस्तुत करते हैं, जो कि आम जनता में हीन भावना इनके अंतर्गत भर सकता है और युवाओं में जो भौतिकवादी संस्कृति है उसको बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये लोग अपने फॉलोअर्स को ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठी या भ्रामक सामग्री का उपयोग करते हैं और बिना जवाबदेही के भी सूचनाओं का ये संप्रेषण करते हैं। इसके अलावा ये कभी कभी अवास्तविक जो फीचर्स और आदतों को बढ़ावा देते हैं जो युवाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। साथ ही साथ इससे लोगों में सामाजिक तुलना की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसके कारण से युवाओं में चिंता, अवसाद और नींद की समस्या और नकारात्मक जो शारीरिक छवि की समस्या इसके अंतर्गत बढ़ जाती है।
तो ये हमने बात की जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उससे एसोसिएटेड नैतिक मुद्दों के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो लोगों के कारण नैतिक मुद्दे उत्पन्न हुए हैं, किंतु ऐसे जो सकारात्मक नैतिकता को भी ये बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर भी उपरोक्त जो नकारात्मक प्रभाव इसके अंतर्गत देखे गए हैं उसमें समाज में प्रभाव उत्पन्न करने वाले जो लोग हैं उनकी अधिक जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर पोस्ट की जाने वाली जो सामग्री है उसके लिए उचित नियम बनाने की इसके अंतर्गत आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जीएस पेपर 4 के एथिक्स खंड से। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपके सामने लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।